नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मीरू चौहान और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की राजनीति विज्ञान पार्ट फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट की हम बात करेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान को हम जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान बना, उसकी डिमांड क्यों हुई और किस प्रकार से जो लीडर्स हैं उनकी क्या-क्या भूमिका इसके अंतर्गत रही। किस तरीके से इसका प्रारूप बना, कितने समय में बना और किस तरीके से ये लागू हुआ। तो आइए चलते हैं, नज़र डालते हैं हमारे चैप्टर की ओर। उससे पहले हम जानें कि संविधान क्या है, किस तरीके से बना, उससे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना भी होगा और बहुत से ने तो खेला भी होगा। जैसा कि हमने नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि ये खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई और खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता। जी बच्चों, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में नियम होता है कि उस गेम को खेलने के लिए आपको पैरों का ही यूज करना होगा, हाथों का नहीं यूज किया जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी का बाह टच हो जाती है तो वो जो खेल है उसका गलत मान लिया जाता है, फाउल मान लिया जाता है। ओनली जो गोलकीपर होता है वही उसको बाह से छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी, क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं और इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। क्या कह रहा है ये हमारा लेसन कि हर गेम के क्या होते हैं, अपने नियम होते हैं और उन्हीं नियमों से हमें पता चलता है कि भाई गेम क्या है। उसकी परिभाषा हमें समझ में आती है कि किस तरीके से इसे खेला जाएगा। अगर हम मान लीजिए अगर फुटबॉल को हाथों से खेला जाएगा तो वो फुटबॉल थोड़ी ना रहेगा, वो तो वॉलीबॉल हैंडबॉल बन जाएगा, है ना। तो फुटबॉल के नियम के अनुसार हमें क्या करना है, उसको पाँव से खेलना है। साथ ही क्रिकेट है, क्रिकेट को किससे खेलना होगा, बैट बॉल का यूज करेंगे और हाथों से खेलना होगा। तो इसी प्रकार से हर समुदाय के भी नियम होते हैं और हर गेम के भी नियम होते हैं। तो हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम तय होते हैं और इन नियमों से ही हम इनका फर्क जान पाते हैं। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। जो बड़े समुदाय है, समाज है, उनके अंदर अलग अलग समुदाय रहते हैं। अब इन समाजों के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, तो उन नियमों को क्या किया जाता है, आपसी समझ के साथ में तय किया जाता है कि ये नियम हमारे समाज के, हमारे समुदाय के रहेंगे। और आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। जी हाँ, उसे क्या कहा जाएगा, संविधान कहा जाएगा। कि जिन दस्तावेजों में ऐसे नियम पाए जाते हैं, लिखे हुए नियम होते हैं, उन दस्तावेजों को, उन नियमों को क्या कहा जाएगा, जिस दस्तावेज में नियम लिखे हैं उसको संविधान कहा जाएगा। बच्चों, कक्षा 6 और 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान की चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके मन में पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपने ये जानने की कोशिश की संविधान कैसे लिखा जाता है या उसे किसने लिखा होगा? इस अध्याय में हम उन्हीं मुद्दों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर भी ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जो किसी भी देश का जो संविधान है, उस संविधान की जरूरत किसी देश को क्यों पड़ी, भाई संविधान की जरूरत क्यों है, इसी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें तो देखेंगे कि 1934 में, कब, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को क्या कर दिया गया, पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया गया। कब किया गया, 1934 में। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1945 के दौरान तेज हो गई और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब भारत तो जो प्रश्न संख्या 2 है आपकी किताब के अंदर, उसमें एक संविधान सभा के कुछ सदस्यों को भी दिखाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ सदस्य बैठे हुए हैं, साथ ही जो जवाहरलाल नेहरू है बगल में, इनको भी दिखाया गया है कि ये सभा को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र भारत से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से लिया और अंजाम दिया। अभी हम 150 सालों की क्या
की थी, हमने गुलामी सहन की थी और अब हमारा भाग्य जो था हमें खुद को तय करना था, हमारी जो नीति है हमें खुद को तय करनी थी और ये मौका हमें मिला था। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस कार्य को गंभीरता से लिया और इस कार्य को एक सफलतापूर्वक किया भी। संविधान सभा के कामों के बारे में संविधान सभा के कामों के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं, वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। कहने का मतलब क्या है कि भई जो देश हैं, उनमें शासन चाहे सरकार का हो या राजा का हो या आर्मी का हो, उनके पास में संविधान होगा ही होगा। लेकिन जिन देशों के पास में संविधान है, वहाँ पर ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह देश कैसे हों, लोकतांत्रिक हों। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जैसे पहला हम लेते हैं कि ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। जो संविधान है, ये दस्तावेज आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी इस संविधान के अकॉर्डिंग ये किसके ऊपर आधारित होता है? नागरिक अपने देश की इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी ये जो संविधान है किसके हितों में रखा गया है? नागरिकों के हितों में। तो वो अपने तरीके से इस संविधान के अंदर समावेश करेंगे, जो उनके नियम, कायदे, कानून होंगे। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक-दूसरे से सहमत हों। भई भारत के अंदर तो वैसे ही विविधता इतनी है कि सभी मुद्दों पर समान विचार हों, ज़रूरी नहीं है। कुछ मुद्दों पर समान विचार हो सकते हैं और कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हो सकते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है, क्या कहा इसने कि संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। जो संविधान है, एक नियम, उसके अंदर नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं। उन नियमों का एक ऐसा समूह है जिनको देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति या चलाने का जो तरीका है, विधि के रूप में अपना सकते हैं। कि हम संविधान के अकॉर्डिंग हमारा जो देश है, उसको हम चला सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो देश है, उसकी बागडोर जो होगी, वो किस तरीके से संभाली जाएगी। इसके ज़रिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों, उन प्रिंसिपल्स पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। कि जो हमारा संविधान है, उसमें जो आदर्श है, उसकी जो समझ है, वो विकसित करते हैं, जिनकी क्या है, सभी नागरिकों को रक्षा करनी चाहिए। जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना ही चाहिए। सभी संविधान के नियमों, कायदे, कानून को मानने चाहिए सभी नागरिकों को और उस संविधान की हमें रक्षा भी करनी चाहिए। यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। आपकी बुक के अंदर 2 चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें ये दोनों ही नेपाल के हैं और ये दोनों चित्र नेपाल के तो हैं, लेकिन ये 2 अलग-अलग परिस्थितियों, अलग-अलग घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो जानते हैं कि क्या कहते हैं ये चित्र? दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में अंतरिम संविधान को मंजूरी दे दी गई है। यानी एक चित्र में दिखाया गया है कि जो ये समाचार पत्र की कटिंग है, इसमें दिखाया गया है इस खबर में कि नेपाल के जो लोग हैं, लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान, यानी जो लास्ट संविधान लिखा गया है उनको, उसकी मंजूरी दे दी गई है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। यानी कि संविधान तो था ही, जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी देश में शासन चाहे वो राजा का हो या शासन सरकार का हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, तो भी क्या होगा, सभी में, इन दोनों ही स्थिति में क्या होगा, चाहे आर्मी का भी शासन हो, इसमें क्या होगा कि संविधान तो होगा ही होगा, चाहे राजतंत्र हो चाहे सरकार हो या लोकतांत्रिक देश हो। वहाँ क्या होता है, ऐसे में राजतंत्र जहाँ होता है वहाँ राजा का शासन था नेपाल के अंदर और 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था, शासन की जो सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। यानी 1990 में जो नेपाल का जो संविधान था, उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे, जो सारी शक्ति यानी अंतिम जो निर्णय लेगा वो कौन लेगा, राजा ही लेगा। यानी जनता की उसके अंदर कोई राय नहीं होगी, उसके जो मंत्रिमंडल है उसकी कोई राय नहीं होगी, यानी जो सर्वे सर्वा है वो कौन होगा, राजा ही होगा। तो ऐसे में लोगों को लगा कि नहीं, हमारी बात भी रखनी चाहिए, हमारे फैसले, हमारे नियम, हमारे हक भी होने चाहिए। और ऐसे में नेपाल के लोगों ने क्या कहा कि हमें संविधान, एक नया संविधान बनाने की आवश्यकता है और उन्होंने इसके लिए क्या किए, जन आंदोलन किए, जन संघर्ष स्टार्ट उनका हो गया। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि इसमें आदर्श नहीं है। क्या नहीं है? इसमें आदर्श नहीं है जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं और जिनके लिए वे लड़े रहे। यानी नेपाल के लोगों का ये मानना था कि जो जैसा वो संविधान चाहते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स, जैसे आदर्श वो चाहते हैं, वैसा जो नेपाल का संविधान है उसमें नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जन आंदोलन किया। आइए इसके जो इधर कॉलम है उसमें क्या लिखा हुआ है, नेपाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। दूसरे चित्र में नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। यानी लोकतंत्र के लिए लोगों ने काफी जन आंदोलन
संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। यानी 1990 के बाद में लोकतंत्र आ चुका था और 2002 तक बना रहा, यानी 12 सालों तक कायम भी रहा। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यानी जो राजा ज्ञानेंद्र 2002 में राजा बना, उसे डर था कि जो माओवादी हैं, जो नहीं चाहते कि जो सत्ता है वो राजा की रहे, यहाँ पर क्या आना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनसे उनको डर था राजा को, माओवादियों से, तो उन्होंने उसका हवाला दिया और जो आर्मी थे उसकी उन्होंने मदद ली और उस संगठन का, माओवादी संगठन का जो प्रभाव बढ़ रहा था, सभी लोग उनके हक में या उनके अंदर शामिल हो रहे थे संगठन में कि भाई क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में क्या किया, माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर राजा ज्ञानेंद्र ने सेना की मदद से क्या किया, सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में ले लिया और 2002 के अंदर क्या कर दिया, उसने अपने को ही राजा घोषित कर दिया और अपने को राजा वहाँ का घोषित कर जो शक्ति थी वो किसकी हो गई, राजा की हो गई। संविधान किसका हो गया, राजा का ही रहा। तो फिर भी जो आंदोलन है वो चल रहे होते हैं। तो आ जाती है भाई फरवरी। तो फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत कर दिए थे। क्या किया 2005 में, 2002 में राजा ज्ञानेंद्र राजा बन गया। अब 2005 में पूरी बागडोर यानी कि जो सारी कमान थी अब किसने ले ली, राजा ने ले ली, ज्ञानेंद्र ने ले ली। उधर दूसरी तरफ माओवादी, इन्होंने भी क्या किया 2005 में, एक समझौता किया अदर पार्टियों के साथ, जिसे 12 सूत्री समझौता कहते हैं। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 में, जब 5 में माओवादियों का दूसरे अदर पार्टी के साथ में, अन्य पार्टियों के साथ समझौते हो गए, तो अब जो जनता थी उनको उम्मीद हुई कि अब क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक नया संविधान बनेगा। और 2006 में ये जो आंदोलन चल रहा था वो और भी पीक पे आ गया, और भी शिखर पर हो गया, और भी उसको बल मिल गया। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी जो रियासतें थी वो नामंजूर कर दी। यानी राजा ने कहा आंदोलन को खत्म करने के लिए उन लीडर्स को कि भाई आप क्या कीजिए, इस आंदोलन को खत्म कर दीजिए, मैं आपको जो रियासत दे दूंगा। लेकिन जो आंदोलनकारी थे उन्होंने इन छोटी मोटी रियासतों को लेने से नामंजूर कर दिया, उन्होंने नहीं ली। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों का सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। यानी 2006 में और पीक पे जब चली गई तो अब ज्ञानेंद्र को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसने तृतीय जो संसद थी उसको बहाल कर दिया और राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका दे दिया। अब 2007 में नेपाल के अंतरिम संविधान बनाया गया। यानी 2007 में क्या हुआ, अंतरिम जो संविधान था वो बनाया गया, जो कि जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि जनता उत्साह मना रही है, उसके मुताबिक शासन चलाया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्र में दिखाए गए हैं। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते हैं कि खेल बदल जाता है, जिस तरीके से अगर फुटबॉल में अगर नियम बदल गए तो क्या होगा, खेल भी बदल जाएगा। उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं, जो कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो संघर्ष के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। और संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, कि उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था होगी, जो उसका सिस्टम होगा वो किस प्रकार से होगा। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथों में रहेगी। जो पुराना संविधान था उसमें कहा गया था कि जो सारी बागडोर है कि शासन किस प्रकार से चलेगा, उसकी सारी बागडोर किसके हाथ में होगी, राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में होगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान क्या करता है, एक अहम भूमिका निभाता है। यानी जिन देशों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस देश में शासन व्यवस्था लोकतंत्र के हिसाब से चलती है, वहां पर जो संविधान है उसकी एक अहम भूमिका होती है। अब लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का क्या कर सके, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय क्या है, संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण हम नीचे के डायग्राम दिया गया है आपकी पुस्तक में, उसके द्वारा समझेंगे। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, जो है दबंग किस्म का लड़का भी है। अब क्या होते हैं कि जो उसके सहपाठी हैं उसको हालांकि पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो एक बार क्लास टीचर क्या करती है, क्लास टीचर जिनका नाम क्या है सीमती राव, अचानक से किसी काम से बाहर जाना चाहती है, तो वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल जाती है। अब सुरेश को क्या मिल जाता है, मौका, और उस मौके का वो फायदा उठाता है। और एक बच्चा जिसका नाम है अनिल, उस अनिल को क्या करने लग जाता है, तंग करने लग जाता है, क्योंकि मौका मिल गया, क्लास टीचर है नहीं और बच्चा क्या है, दबंग किस्म का है ये, तो वो अनिल को परेशान करने लग जाता है। तो क्या कहता है, राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। अनिल बोलता है लेकिन मैंने क्या किया। जो सुरेश है वो श्रीमती
जो राव है वो वापस लौटती है अपना काम करके। तो क्या करता है, ये जो सुरेश है वो अनिल की शिकायत करने लग जाता है। ये कहता है कि जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब जो क्लास टीचर है उन्होंने अनिल से कुछ नहीं पूछा और सीधे क्या किया, अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी तुम्हारी क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी और 100 बार आप लिखोगे क्या कि भाई मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। अब अनिल, जबकि अनिल बोलता है कि लेकिन मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बात नहीं मानी जाती है, इसको पनिश किया जाता है। तो इससे हम क्या समझते हैं इस उदाहरण से कि भाई सत्ता का, जिसके पास में सत्ता आ जाती है, जिसको हम चुनते हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग ना करें, उसके बचाव के लिए क्या है, संविधान है। संविधान हमारे अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। तो लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड दिए गए हैं। तो क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? भाई आपकी कक्षा के अंदर एक लेसन है जिसके अंदर ओम प्रकाश नाम का, वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति हैं जो दलित हैं और उनको परेशान किया जाता है, उनसे क्या किया जाता है, भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, उनसे भेदभाव किया जाता है क्योंकि वो दलित हैं। तो ऐसे में इस पार्ट से, इस डायग्राम से हम क्या समझते हैं कि भाई सत्ता का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और सत्ता के दुरुपयोग से जो हमारे अधिकारों का हनन होता है वो कौन बचाता है, संविधान बनाता है, बचाता है। तो वहाँ आपने पढ़ा था कक्षा 7 में कि भाई भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है, क्या होता है कि संविधान का लोकतंत्र में कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए भी एक चित्र है कि भाई जो कमजोर वर्ग है उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसकी रक्षा भी कौन करता है, इसकी रक्षा भी संविधान करता है। तो खेल के एक स्कूल है, उसमें क्या हो गया, स्पोर्ट्स का जो पीरियड है वो शुरू हो जाती है, जो खेल की घंटी है वो शुरू हो जाती है। तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक लड़कियों का और एक लड़कों का। लड़कों की संख्या ज़्यादा है जबकि लड़कियों की संख्या कम है। इसमें लड़के जिद करते हैं क्रिकेट खेलने का और जबकि लड़कियां कहती हैं कि हमें क्या खेलना है, बास्केटबॉल खेलनी है। अब इनमें विवाद हो जाता है और इस विवाद का निपटारा करने के लिए किसके पास जाते हैं, शिक्षक के पास। शिक्षक दोनों पक्षों की बात सुनता तो है लेकिन कहता है कि भाई हाथ खड़े करो, कितनों की राय है हमें क्रिकेट खेलना है और कितनों की राय है कि हमें बास्केटबॉल खेलनी है। तो चूंकि लड़कों की संख्या अधिक थी तो अधिकतर लड़कों ने हाथ उठाया और बहुमत मिला कि क्या खेला जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा और अपनी राय बताने के लिए वह हाथ उठा लेते हैं। तो अब लड़कों की क्या हुई, जीत हो गई। तो एक लड़का बोलता है आहा हा, हम जीत गए, हम जीत गए। अब लड़कियां परेशान हो जाती हैं और कहते हैं कि ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में क्या है, ज़्यादा है, तो ये तो भाई होना ही होना था क्योंकि बहुमत किसका है, लड़कों का। लड़की कहती है कि हमें यहाँ सदा यही करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा यही झेलना पड़ता है कि भाई लड़कों की जीत हो जाती है क्योंकि वो क्या है, संख्या में ज़्यादा है। जो लड़के चाहते हैं वही होता है क्योंकि उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। और दूसरी लड़की बोलती है कि मैडम को फैसला लेने के लिए क्या करना चाहिए, एक दूसरा तरीका अपनाना चाहिए क्योंकि जो हमारी इच्छा है उस पर गौर नहीं किया जाता क्योंकि उस पर भी गौर करना ज़रूरी है। तो जो मैडम है उसको क्या करना चाहिए, दूसरा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि हमें न्याय मिल सके। तो इससे, इस कथा से, इस चित्र के माध्यम से क्या सीखा कि भाई जो एक तबका है, जो ज़्यादा समूह, ज़्यादा संख्या में है जो समूह या ज़्यादा बहुमत है उसका, उसकी बात मान ली जाती है तो भी क्या होता है, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार या अन्याय होने का खतरा रहता है। इससे भी रक्षा कौन करता है, संविधान करता है। तो इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती, उनका नुकसान होता है, जैसा कि चित्रकथा पट में हमें पता चलता है। बहुमत की निर्गुणता, भाई इसमें क्या हो गई, निर्गुणता, उस पर कोई अंकुश ही नहीं है, ये बहुमत है, बहुमत का ही फैसला मानना पड़ेगा। तो इससे क्या होती है, निर्गुणता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। यानी संविधान हमारा कहता है कि जो बहुसंख्यकों के लिए है वही अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य से रूप में उपलब्ध हो जाती है वही उपलब्धता किसके हक में होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के हक में भी होनी चाहिए। तो अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निर्कुशलता या दबदबे पर
प्रतिबंध लगाना भी क्या है, संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर सामुदायिक वर्चस्व किसे कहते हैं? जब एक समुदाय दूसरे पे क्या हो जाता है, अपना दबदबा कायम करता है। फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकते हैं। अब ये कैसे? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये बात सुनने में जरा अजीब सी लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत तीखे ढंग से सोचने लग जाते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में भी क्या करता है, मदद करता है। इसे समझने के लिए भी एक चित्र के द्वारा हमें समझाया गया है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम क्या है, शबनम है। शबनम दुविधा में है, कंफ्यूजन की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ तय करना है। उसकी कल की परीक्षा है और ये सोच रही है कि भाई कल की मेरी परीक्षा है शबनम, और अध्याय इसको 2 अध्याय पढ़ने भी हैं। लेकिन इस समय तो क्या है, इसका पसंदीदा टीवी सीरियल कार्यक्रम आ रहा है और उसे इसे देखना भी है। तो ऐसे देखे बिना भी ये नहीं रह सकती। पर अगर वह ऐसा करती हैं, शबनम सोचती है, अगर वह आज इस अध्याय इसको नहीं देखती है टीवी सीरियल को, तो वो क्या कर लेंगी, दोनों चैप्टर पढ़ लेंगी, दोनों अध्यायों का अध्ययन कर लेंगी। तो शबनम जैसे ही अपने परिवार के साथ में होती है, सोच रही होती है, तो ऐसे में उसकी जो मदर है वो बोलती हैं कि शबनम तुम परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? तो शबनम कहती है कि मुझे यह टीवी जो कार्यक्रम है वह देखना है, लेकिन कल मेरी क्या है, परीक्षा है। अगर आप लोग भी टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा। और मुझे एक साथ एक बात सोच रही है, वो कहती है कि भाई मुझे एक बात सोच रही है, मेरे माइंड में एक आइडिया है, अगर आप भी टीवी नहीं देखें तो मेरा मन भी नहीं ललचाएगा, मेरा मन भी नहीं करेगा कि भाई मैं भी टीवी देखूं। तो अब दूसरे दिन क्या होता है, ये एग्जाम देने जाती है। तो क्या होता है, पेपर को देखती है और ये खुशी से फूली नहीं समाती है और फिर से सोचने लग जाती है, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों में से क्या आ रहे हैं, सवाल आए हैं। यानी जो अध्याय वो पढ़ के गई थी उसमें से सवाल आए हैं। कहने का क्या मतलब है कि हमने जो कंफ्यूजन की स्थिति थी और जिस प्रकार से इसकी मदर ने इसकी हेल्प की, इसके परिवार ने हेल्प की, वैसे ही संविधान क्या करता है, हमारा सपोर्टर होता है, हमारी मदद करता है, हमें ऐसी परिस्थितियों में दुविधाओं से बचाने में कि हम जहाँ दुविधा में रहते हैं। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, जो राजनीति है वो बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को शासन सौंप दिया जाना चाहिए। यानी हमारे मन में ये ख्याल आने लग जाएगी कभी कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो नेता है वो तो गलत नीति अपना रहे हैं, इनकी तो पॉलिटिक्स ही खराब है, अब राजनीति खराब होती जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश की जो बागडोर है किसी तानाशाह के हाथ में सौंप देनी चाहिए, जिससे ही इनको क्या मिलेगा, सबक मिलेगा। या फिर हमारे देश में क्या होना चाहिए, फौजी शासन लागू हो जाना चाहिए। अगर इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे, भाई इस बात को नहीं कर पाएंगे महसूस कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। हो सकता है हमें कुछ पलों के लिए तानाशाही शासन अच्छा लगे, जिसको हमने चुना है वो तानाशाह क्या हो, कुछ देर के लिए अच्छा हो, लेकिन फिर क्या करने लग जाएगा, मनमानी करने लग जाएगा, तानाशाही स्थापित हो जाएगा और फिर वो हमारे सारे हितों को तहस नहस भी तो कर सकता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से क्या करता है, बचाता है और ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की क्या होती है, रक्षा होती है। तो बच्चों आइए हम भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह से ग्रहण करते हैं। कुछ बिंदु दिए गए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो भारतीय संविधान और मुख्य लक्षण, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। तो 20वीं सदी तक आते आते, कौन सी सदी, 20वीं सदी आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। यानी 20वीं सदी आते आते जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वो थोड़ा पुराना हो चुका था, कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। अपने विशेष राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। हमने 150 सालों की गुलामी जो सहन की थी, अब हम क्या हो चुके थे, हम समझ चुके थे कि अब जो संविधान बनेगा वो हमारे हितों में होना चाहिए, हमें बनाना चाहिए और इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है
लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत तो प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। अगर हम हमारा संविधान बनाते हैं तो उनमें क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या होगा, इस बात की चर्चा की जा रही है। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। भाई संविधान जो बनाने का काम था वो एक आदमी का नहीं था, सरकार चलाने का काम एक आदमी का नहीं था। इस तो क्या है, टीम वर्क है। तो इसमें चर्चाएं की जा रही है, सोचा जा रहा है कि भाई कैसे क्या किया जाए। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य, लगभग 300 लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, यानी 1946 में एक संविधान सभा गठित कर दी गई और जिसके अंतर्गत लगभग 300 मेंबर थे, सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। तो ये चित्र दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम जानेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें क्या थी, टीम वर्क था, एकता थी और भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। यानी संविधान को बनाने के लिए जो एक प्रावधान रखे गए उन प्रावधानों में क्या हुआ, हर एक पॉइंट पर चर्चा की गई। सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। तो उपरोक्त चित्र में ये दिखाया गया है जो संविधान सभा के हैं वो सदस्य बैठे हुए हैं और इसमें बीच में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें नजर आ रहे हैं। विधानसभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनको न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय तो हमारे देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग तो जा रहे थे, कुछ राजा जो रियासतें जा रही थी कि बस स्वतंत्र ही रहें और किसी का भी उन पर अधिकार ना हो। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया। जो हमारा संविधान बना उसके अंदर किस बात पर विशेष बल दिया गया, सामाजिक आर्थिक सुधारों पर। ये जो समाज है उसका सामाजिक स्तर कैसा हो, उसका आर्थिक स्तर कैसे सुधरा जाए और गरीबी उन्मूलन। साथ ही जो हम नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका चुनाव भी किस जनता के द्वारा ही हो, उनका चुनाव कौन करे, जनता ही करे। इसमें भी भूमिका जनता की रहे सरकार को बनाने में। इन सभी बातों पर विशेष बल दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। भाई हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमें ये एक फील करना चाहिए कि भाई इस प्रकार से जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने कितना गंभीरता के साथ उनको इन बातों का ध्यान रखना था कि भाई यहाँ पर क्या है, भारत क्या है, विविधता वाला देश है, यहाँ पर एकता होनी चाहिए, किस प्रकार से सामाजिक स्तर होना चाहिए, किस प्रकार से आर्थिक स्तर को सुधारा जाए, प्रतिनिधियों को किस प्रकार से चुना जाए। इन सारी बातों को, चिंताओं को दिमाग में रखते हुए क्या किया जा रहा था, एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा था, एक संविधान का निर्माण किया जा रहा था। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया होगा। अब पहला पॉइंट है संघवाद। तो संघवाद क्या है, किसे कहते हैं? संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर की भी सरकार है और केंद्र स्तर की भी सरकार है और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। कितने हिस्सों में बांटा है? 3 हिस्सों में सरकार को हमने बांटा है। ठीक है, पहला कौन सा? केंद्र स्तर की, यानी जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, उसकी बागडोर उनके हाथ में होगी, केंद्र सरकार। दूसरी राज्य सरकार, जिसकी बागडोर किसके हाथ में होगी? सीएम के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में। और पंचायती राज व्यवस्था, यानी सभी के अपने अपने कार्य हैं। तो जिसके बारे में हम कहाँ चर्चा कर चुके हैं, कक्षा 6 में और 7 की किताब में भी हम बात कर चुके हैं। इसमें आपने राज्य सरकार के कामकाज को भी देखा होगा। इस साल हम क्या बात करेंगे, इस अध्याय में केंद्र सरकार के बारे में जानेंगे। यानी कक्षा 8 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? केंद्र सरकार आपको पढ़ाया जाएगा। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने
लगे। यानी कि भई राज्य के जो स्तर के जो फैसले हैं, वो कौन करे? राज्य स्तर ही कर ले। यानी कोई हर बात के लिए किसको नहीं किया जाए? केंद्र सरकार की ओर मुँह नहीं किया जाए। भई जो कुछ जो मुद्दे हैं, जहाँ लगता है कि राज्य सरकार ये फैसले ले सकती है, राज्य के हित में है, तो उन फैसलों को कहाँ पर किया जाए उनका निवारण? राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किया जाए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है। यानी प्रांतों के अंदर भी किसकी व्यवस्था की गई है? प्रांतीय स्तर पर सरकारों की व्यवस्था की गई है, ताकि इलाकों के हिसाब से क्या हो सके? फैसले लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। यानी वह स्वयं इसका अधिकार रखते हैं कि वह स्वयं फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। उनमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भारत के लोग हैं, सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की नीतियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। हमने कक्षा 7 की किताब से के जो शुरू का जो चैप्टर है, जिसमें कांता होती है, कांता की कहानी दी गई है, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वैश्य मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मत के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की जो बेड़ियां हैं, उसे तोड़ा जा सकेगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में जनप्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम इस पुस्तक की दूसरी इकाई के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो चित्र है, ये चित्र क्या कह रहा है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, यानी कि जो संविधान जो सभा थी, उसने क्या कहा? सभी सहमत हुए कि वयस्कों को क्या दिया जाए? मताधिकार का अधिकार दिया गया। तो सभा के सदस्य के एक अय्यर ने कहा कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। और चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या है? वोट डाले जा रहे हैं। लोग क्या है? कतार में खड़े हैं। किसकी? वोट डालने की कतार में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहली विधायिका, 2 कार्यपालिका और 3 न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका किसे कहा जाता है? जो न्यायालयों की व्यवस्था करते हैं, उनको न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। कौन कौन सी? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। शक्तियां इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया। ध्यान रहे कि इसका मतलब क्या होता है? राज्य सरकारों से नहीं, बल्कि जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। और राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चित्र में क्या बताया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों को ये डर था, ये भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करने लगे। इन आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए सभा ने कई ऐसे प्रावधान को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों की समिति और नियंत्रित क्या किया जा सके? कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। चौथा पॉइंट देखिए, मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि अंतरात्मा क्या है, मौलिक अधिकार। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से क्या करते हैं, बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए संविधान में जो उनके समूह की क्या कर सके, रक्षा कर सके। फलस्वरूप मुख्य बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। संविधान कहता है कि चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, दोनों को अधिकार कैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जो बहुसंख्यक है वो क्या नहीं कर सकते, अपना दबदबा, अपना निर्कुशता नहीं रख सकते। अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव की नीति या उनको दबाया नहीं जा सकता। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला तो एक कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये कि अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सामने रखें। 5वां पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे बच्चों कि कभी-कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसे होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्तर भी क्या हो जाता है, जो स्वरूप है वो भी बदल जाता है। हम नेपाल में भी देख चुके हैं, ये पहले ही बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हुई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार काफी जटिल भी दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस अध्याय में ज्यादा फिक्र ना करें, इस पुस्तक के बाकी अध्याय में इस बारे में हम बात आगे और करेंगे। तो बच्चों एक चित्र और दिया गया है, देखिए ये चित्र क्या बताता है। इसमें जो है ये साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये 24 जनवरी 1950 की है। तो ये तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक यानी अंतिम बैठक संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यानी अंतिम बैठक हुई, संविधान पूरा बन गया और अंतिम बैठक में क्या हुआ, सब लोग क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे निचले चित्र में बाईं ओर लोग दिखाई दे रहे हैं, श्री जय रामदास, दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री, यानी सभी लोग जो सदस्य थे किसके, संविधान सभा के, उन सभी ने क्या किया, इस पर साइन किए। ये पहला चित्र है और पहला चित्र, दूसरा चित्र और ये तीसरा चित्र दिखाया गया है। साथ ही हम एक और कॉलम की बात कर लेते हैं। इसमें हम भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकारों के बारे में हम कुछ अधिकारों की बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग क्या है, समान है। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इनके कुछ अपवाद भी है जिनके बारे में इस किताब में हम आगे की बात बाद में करेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हम इसके बारे में जानते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने की स्वतंत्रता, इसमें यह अधिकार इसमें शामिल किया गया है किसमें, संविधान में। तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है, अपराध माना जाएगा या बाल श्रम कहलाएगा। चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता होती है कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा है संवैधानिक
छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा भी सकता है, अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो ये थे भाई संविधान और संविधान के कुछ नियम, संविधान के कुछ जो उसमें अधिकार वगैरह दिए गए थे उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली, और आगे की जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।